नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। चले आप कहानी पर नजर डालें। 51 अध्याय 51 मुझे पुरुष पसंद नहीं है। 51 अध्याय 51 मुझे पुरुष पसंद नहीं है। समय सीमित है, चलो टालमटोल न करें। मैंने आपका कहा हुआ सूट ला दिया, अब मैं क्या करूं? चाचा जल्दी से ये कपड़े पहन लो, फिर बाद में DAWI तुम्हारा मेकअप कर देगा। मुझे भी मेकअप की जरूरत है। क्या मैं अंगरक्षक नहीं हूं? बॉडीगार्ड्स को मेकअप की जरूरत कब से पड़ने लगी? विहान जितना अधिक उस स्त्रीवत स्टाइलिस्ट को देखता उतना ही अधिक घृणा महसूस करता, लगभग उसे मुक्का मारने का मन करता। यदि कोई और होता तो वह थोड़ी छेड़खानी कर सकता था, लेकिन ये तो एक बहुत ही स्त्रीवत आदमी था। भले ही उसकी रुचियां भारी थीं, फिर भी उसके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। कौन इतना बेशर्म हो सकता है कि उसे स्त्रैण पुरुष पसंद हो? विशेषकर वह तेजतर्रारता जो उनसे निकलती थी, व्यावहारिक रूप से एक महिला की तरह। उनके कोलोन और महिला चमेली के इत्र के मिश्रण से एक विशेष रूप से घृणित गंध पैदा हुई। उसके बाल जली हुई मशाल की तरह घुंघराले थे और उसने बिना लेंस वाला बड़ा चश्मा पहन रखा था। उसके हाथ, गर्दन, कान सभी आभूषणों से सुसज्जित थे। उसने एक अजीब मधुर ध्वनि उत्पन्न की। विहान ने उसे घोर तिरस्कार से देखा। फिर भी अपना मेकअप किट पकड़े हुए तेजतर्रार स्टाइलिस्ट ने हंसते हुए कहा, छोटे सुरक्षा गार्ड, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप इतने सुंदर हैं। चिंता मत करो, डरो मत, मैं एक पेशेवर हूं। मैं तुम्हें निश्चित रूप से सुंदर और अच्छा दिखाऊंगा। सुंदर और अच्छा? आपके दादाजी? मैं एक असली आदमी हूं। अगर तुमने मुझे अपने जैसा कुछ बनाने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा वंश समाप्त कर दूंगा। हुआ बुकी, क्या तुम इस आदमी के बारे में निश्चित हो? क्या हम कुछ पैसे खर्च करके एक उचित सुरक्षाकर्मी रख लें? आप क्या सोचते हैं? मेंग यूजिन को भी विहान पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वह उसे एक असफल व्यक्ति के रूप में देख रहा था, जिसके पास उचित दिशा निर्देश नहीं थे। भगवान ही जानता था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह खुद ही भाग जाएगा या नहीं। मेंग यूजिन को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से हुई कि विहान बहुत ज्यादा सुंदर था और उसने मंच पर अपना दबदबा बनाकर सबको पीछे छोड़ दिया। हुआ बुकी की प्रबंधक के रूप में वह इन चीजों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। आखिरकार हुआ बुकी वह सेलिब्रिटी थी जिसे उसने शुरू से ही तैयार किया था और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और व्यावसायिक रणनीति पर बहुत विचार किया गया था। उनकी नजर में हुआ बुकी लगभग उनका सब कुछ था। मनोरंजन उद्योग में एक प्रबंधक संभवतः अपने जीवनकाल में कई मशहूर हस्तियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास उनके हर पहलू पर लगभग पूर्ण नियंत्रण होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वे सब जानते हैं। यही कारण है कि मनोरंजन उद्योग के प्रबंधक जिन मशहूर हस्तियों का प्रबंधन करते हैं, उन्हें अपना दूसरा जीवन मानते हैं। कोई जरूरत नहीं, चलो बस उसके साथ चलते हैं। उसे इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। हुआ बुकी आखिरकार अभी भी बहुत बचकाना था, व्यक्तिगत प्रसिद्धि या इस तरह की चीजों की परवाह नहीं करता था। किसी भी स्थिति में उसके पिता तियानयू समूह के निदेशकों और शेयरधारकों में से एक थे। यदि चीजें बहुत कठिन हो जाती तो वह आसानी से समूह को इसे संभालने देती और विज्ञापनों और समर्थनों से काम चला लेती। वह विहान को अपना निजी अंगरक्षक बनाना चाहती थी। इसका कारण वास्तव में व्यक्तिगत कारणों से जुड़ा हुआ था। विहान के सूट में बदल जाने के बाद DAWI नाम का वह स्त्रैण आदमी अपने लहराते कूल्हों और प्रभावित हाव भाव के साथ विहान के चेहरे और बालों पर उपद्रव करने लगा। कोलोन और चमेली के मिश्रण को सूंघते हुए विहान को सचमुच जोर से गाली देने की इच्छा हुई। हिलना मत, निश्चिंत रहो, मैं पेशेवर हूं, मेरे पैर। क्या सिर्फ स्टाइलिंग के लिए इतना समय लेना पेशेवर है? आपको लगता है कि हेयर जेल मुफ्त है? क्या इसे पानी की तरह मेरे सिर पर लगा देना चाहिए, है ना? अंततः विहान ने बड़े धैर्य के साथ इसे सहन किया और यह हो गया। दर्पण में अपने सुंदर रूप को देखकर मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक अपने 18 वर्षीय रूप में लौट आया हो, तेजस्वी और एक ऐसी आभा से भरा हुआ जो इतनी सम्मोहक थी कि वह स्वयं से भी थोड़ा सम्मोहित हो गया था। विशेष रूप से उनकी तीखी, स्पष्ट भौहें और भयंकर आंखें, जिनमें हल्की सी दरार थी, भीतर से हल्की सी चमकती हुई प्रतीत हो रही थी, और यहाँ तक कि उनके बगल में खड़े तेजतर्रार DAWI ने भी कहा कि यह उनकी उत्कृष्ट कृति है। बहुत खूब, इतना सुंदर, इतना ठंडा, सिर्फ सही।
वह स्त्रीवत स्टाइलिस्ट अपने भारी शरीर को घुमाते हुए इधर उधर नाच रहा था, इस हद तक कि विहान, जिसकी सौंदर्यबोध की सीमा कम थी, भी लगभग उल्टी करने को तैयार हो गया। जब वह नीचे गया तो वह आदमी विहान के नितंबों पर जोर से चुटकी काटना नहीं भूला और यहाँ तक कि उसे एक छेड़खानी भरी नजर से देखते हुए उसे आंख भी मारी। लेकिन जवाब में उसे विहान का रोष मिला। विहान ने उसकी गर्दन को क्रूरता से पकड़ लिया और अपनी बाघ जैसी आंखों में एक भयंकर भाव के साथ उसे ऊपर उठा लिया। ये याद रखना, मुझे फिर कभी मत छूना, मुझे पुरुष पसंद नहीं है। विहान की आंखों में मारक आभा देखकर मेकअप आर्टिस्ट डेविड ने मन ही मन कहा कि वह कितना मर्दाना था। विहान द्वारा नीचे बैठाए जाने के बाद उसने विहान के प्रस्थान करने वाले स्वरूप को प्रशंसा से देखा, खुद से बुदबुदाते हुए, कितना बढ़िया, ये बिल्कुल मेरी तरह का आदमी है। जब विहान सीढ़ियों से नीचे आया तो हुआ बुकी का पहला आभास ये था कि उसने एक भूत देखा था। बहुत खूब, इतना सुंदर। एक क्षण में दोनों लड़कियां आश्चर्यचकित आंखों से उसे घूरने लगीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह, जो कुछ देर पहले इतना असफल था, अब इतना आकर्षक व्यक्ति बन गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गया हो। यहाँ तक कि मिंग यूजिंग, जिसने अनगिनत खूबसूरत पुरुषों को देखा था, वह भी विहान के रूप से थोड़ा प्रभावित थी, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले उसकी उपस्थिति में बहुत अंतर था और वह पुरुषत्व से भरपूर था। यदि मनोरंजन उद्योग में सुंदर पुरुष हस्तियों के साथ तुलना की जाए तो मिंग यूजिंग अभी भी विहान जैसे प्रकार को पसंद करती है, क्योंकि उद्योग में तथाकथित पुरुष मॉडल और सुंदर लड़के ज्यादातर मेकअप और सर्जरी से निखारे हुए होते हैं, जो अच्छे तो लगते हैं लेकिन बेकार होते हैं। बिस्तर पर वे स्तंभन तक नहीं कर पाते, इतनी छोटी सी बात भी उन्हें चुनौती देती है, जिससे अक्सर उन्हें अधिक प्रयास करने की इच्छा होती है, लेकिन पर्याप्त क्षमता नहीं होती। एक असली आदमी को विहान की तरह होना चाहिए, जो भाले की तरह केंद्र में खड़ा हो। उनके कठोर स्वरूप से गंभीरता की स्पष्ट झलक मिलती थी। उनकी तराशी हुई आकृतियां सदैव अविचलित लगती थीं और उनका सुगठित शरीर दुबला पतला दिखता था, लेकिन विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। भौहों तक लंबे छोटे बाल उनकी वीर भावना को और बढ़ा देते थे। पुरुषों के लिए एक शानदार फिटेड अरमानी सूट के साथ वह बेहद आकर्षक लग रहे थे। युवा लड़कियों के लिए यह एक पुनर्तः हृदय विदारक घटना है। एक सच्चे पुरुष को न केवल बाहर से आकर्षक दिखना चाहिए, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे बिस्तर पर और भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। अन्यथा आप पुरुष होने की बात क्यों कर रहे हैं? सच कहें तो आज के समाज में बहुत लंबे बाल रखना और अजीबोगरीब स्टाइल रखना अब फैशन नहीं रहा। ऐसा दिखना केवल एक गैर मुख्यधारा के सुंदर लड़के के रूप में ही माना जा सकता है। एक वास्तविक सुंदर पुरुष में दबंग गुण और करिश्मा पर जोर दिया जाता है। इस समय विहान की तरह वह निश्चित रूप से 20 वर्ष से अधिक का नहीं दिखता था। एक सच्चा युवा और आकर्षक आदमी। हे सुंदर है ना? लिन जिफेग ने एक सिगरेट निकाली और लापरवाही से उसे जला दिया। तभी मेकअप आर्टिस्ट डेविड भी ऊपर से नीचे आ गया। सबसे पहले उसने हुआ बुकी और अन्य लोगों को प्यार से अभिवादन किया, फिर सोफे पर बैठ गया और बोला, अच्छा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक पेशेवर हूं, ये कभी बुरा नहीं होगा। अब ये सुंदर है ना? डेविड, तुम बहुत बढ़िया हो। वह अब पूरी तरह बदल गया है। आप मुझे भी क्यों नहीं नया रूप देते? हुआ बुकी और तेजतर्रार मेकअप आर्टिस्ट ने भाई बहन की तरह व्यवहार किया और लगातार एक साथ सेल्फी लेते रहे। खांसी, क्या तुम लोग बहुत पागल हो गए हो? आखिरकार वह तो एक छोटा सा अंगरक्षक है। हुआ, आज आप स्टार हैं। डेविड, चीजें खराब मत करो, जल्दी करो और हुआ का मेकअप करो। हालांकि विहान अब बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन मिंग यूजिन के लिए वह एक अंगरक्षक से अलग नहीं था। उनका दर्जा इसलिए नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि मनोरंजन उद्योग में बहुत अधिक सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं थीं। हर दिन कौन जानता है कि कितने लोगों को अलिखित नियमों का पालन करना पड़ता था। विहान जैसा आदमी, जिसका चेहरा बस सुंदर था, उसके लिए आगे विचार करने लायक नहीं था। किसी भी अस्पष्ट घर्षण की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसकी नजर में हुआ ही उसका सब कुछ था। वह हुआ बुकी को एशिया की सबसे लोकप्रिय लड़की आइकन बनाना चाहती थी। तभी वह मनोरंजन उद्योग में आगे बढ़ सकी। 52 अध्याय 52 क्या ये 9 स्वर्गों की रहस्यमय स्त्री है? ऐसा लगता है कि इस सुंदरी को मुझसे कोई दुश्मनी है। मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूं, तो फिर मुझे लेटे हुए भी गोली क्यों मारी जा रही है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सुंदर हूं? असंभव।
मेरे सुंदर होने का उससे क्या संबंध है? चूंकि मैं इसका पता नहीं लगा सकता, इसलिए विहान इस पर अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाता और बस सोफे पर आराम से लेटकर कुकीज खाता रहता है। मेंग यूजिंग ने बस उसे एक क्षण के लिए देखा, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर, मानो वह स्वयं को राजसी पोशाक पहना रही हो, उसने हुआ बुकी को तैयार करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा दिया। मेकअप पर खर्च किए गए इतने सारे समय के कारण एक सामान्य व्यक्ति 1 दर्जन बार शौच कर सकता है। महिलाएं बहुत परेशानी वाली होती हैं। जब वे विहान के सामने दोबारा आए तो वह लगभग सो रहा था। अपने सामने खड़ी राजकुमारी को देखकर, जो बाबी डॉल जैसी दिखती थी, विहान ने सोचा कि दुनिया गड़बड़ हो गई है। ये पता चला कि एक मेकअप कलाकार एक ऐसी लड़की को भी सुंदर बना सकता है जो बदसूरत नहीं है। वह तो मानो 9 स्वर्गों से उतरी हुई परी थी। बहुत सुंदर बैंगनी रंग की शरीर से चिपकी हुई लेस वाली पोशाक और नाजुक वर्दी पहने वह बाबी से भी अधिक प्यारी लग रही थी। चाचा, क्या आपको लगता है कि मैं सुंदर दिखती हूँ? हालांकि वह अभी भी लिन ज़िफेग से घृणा करती थी, लेकिन एक महिला का स्वभाव ऐसा ही होता है। ये जानते हुए भी कि उनके बीच अच्छे संबंध नहीं है, वह फिर भी जानबूझकर उसके सामने दिखावा करती है। क्या इसे ही दिखावा कहते हैं? क्या मैं इतना बुरा हूँ? इस वर्ष मेरी आयु मात्र 24 वर्ष है, सामान्य आयु के हिसाब से 25 वर्ष। मेरी शक्ल का तो जिक्र ही न करें, वे निश्चित रूप से 21 से अधिक उम्र के नहीं लगते। मैं उसके मुंह में चाचा कैसे हो सकता हूँ? क्या हमारी उम्र को लेकर अवधारणाएं इतनी अलग हैं? सुंदर, तुम कमनीय हो। अगर आप मुझे इसे छूने दें तो यह और भी सुंदर होगा। उई, तुम इतने निकम्मे और बेशर्म क्यों हो? युवती ने तिरस्कार से अपनी आंखें घुमाईं। यहां तक कि मेंग यूजिंग ने विहान पर एक और नजर डाली, यह महसूस करते हुए कि वह ऐसी बातें कह सकता है। ये स्पष्ट था कि विहान एक अच्छा आदमी नहीं था। हे घटिया, बेशर्म, मैं कहाँ निकम्मा हूँ? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। आप कितनी खूबसूरत हैं, ये देखकर एक सामान्य आदमी के रूप में मैं भी यही सोचता हूँ, और इसके अलावा इससे ये भी साबित होता है कि मैं ईमानदार हूँ और झूठ नहीं बोलता। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति पसंद है जो केवल बातें करता हो? बेशर्म शब्द तो मेरी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मैं बस मोटी चमड़ी वाला हूँ, बेशर्म होने से मेरा कोई संबंध नहीं है। विहान ने वाक्पटुता से बात की, बिल्कुल भी संकोची नहीं थे, नहीं उन्होंने अपनी बात के प्रभाव की परवाह की। बहुत खूब, कितना मर्दाना। सोफे पर मेकअप आर्टिस्ट डेविड ने प्यासी नजर दिखाई, जिससे लिन ज़िफेग को तुरंत अपनी मुठियां भींचने और जानवर को पीट पीट कर मार डालने का मन हुआ। मेंग यूजिन को अब अपने अनुमान पर और भी अधिक विश्वास हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दुमुहा आदमी इतना बेपरवाह हो सकता है। अच्छी उपस्थिति का क्या अपव्यय, दुनिया में आपको ऐसा अंगरक्षक कहाँ मिलेगा? कम से कम अन्य बातों को छोड़कर आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम आपके वास्तविक नियोक्ता हैं। आपको स्थिति को समझने की जरूरत है। हम निर्णय लेते हैं और आपको हमारी बात सुननी होगी। अंगरक्षकों की कोई कमी नहीं है। हमें गुस्सा दिलाओ और जल्द ही हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मेंग यूजिन बहुत परेशान था। हुआ बुकी की मैनेजर होने के नाते वह दूसरों का जरा सा भी फायदा नहीं उठाती थी। फिर भी आप उस छवि का अपमान कर रहे थे जिसे उसने इतनी सावधानी से गढ़ा था। क्या चल रहा है? बस तुम दोनों बातें बंद करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर को शुरू होने वाली है। क्या आप कृपया जल्दी कर सकते हैं? ओह, और आपका नाम क्या है? अंगरक्षक, कृपया कार स्टार्ट करें। इस तरह हम बाद में कुछ समय बचा सकते हैं। मेंग यूजिन ने जानबूझकर विहान के सामने बातें बताईं। हालांकि लिन ज़िफेग उसके साथ बहस करने के लिए परेशान नहीं हो सका। आखिरकार सभी महिलाएं पवित्र व्यवहार करना पसंद करती हैं। नीचे जाने के बाद लिन ज़िफेग सीधे उस मिनी स्पोर्ट्स कार की ओर चल पड़ा जिसमें वे आए थे। मासेराती। लिन ज़िफेग ने पहले तो ध्यान नहीं दिया जब उसने दरवाजे पर एक स्पोर्ट्स कार खड़ी देखी, लेकिन अब उसने ध्यान से देखा। किसने सोचा होगा कि यह महिला इतनी धनी होगी? मैं बस यही सोच रहा हूं कि क्या उसे किसी ने अपने पास रख लिया है। आखिरकार मनोरंजन उद्योग के अलिखित नियम इन दिनों बहुत ही अंधकार में हो गए हैं। हुआ बुकी जैसी दूसरी पीढ़ी की अमीर लड़की के लिए, जो खुद भी एक अमीर परिवार से आती है, जब तक थोड़ा प्रचार होता है, वह निश्चित रूप से बेहद लोकप्रिय हो सकती है।
हालांकि वह हमेशा विदेशों में ही अपना करियर विकसित करती रही थी, इसलिए घरेलू बाजार में उनकी प्रसिद्धि पूरे एशिया की बात तो दूर अभी तक उतनी लोकप्रिय नहीं हुई थी। तुलनात्मक रूप से कहें तो विदेशी सितारे अधिक लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं तथा लोगों के लिए कुछ न कुछ नया बना देते हैं। चूंकि कंपनी उसके प्रमोशन पर पैसा खर्च करने को तैयार थी, इसलिए उसकी सफलता लगभग सुनिश्चित थी। इसलिए इस बार हुआ बुकी की देश में वापसी न केवल घरेलू बाजार में खुद के लिए नाम बनाने के लिए थी, बल्कि शीर्ष हस्तियों की श्रेणी में छलांग लगाने के लिए भी थी। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अनुभवी मेंग ह्यूजिन की तियानियों के साथ मदद से इस उद्यम की सफलता सुनिश्चित लग रही थी। जब तक वह अपने व्यक्तिगत मानकों में सुधार कर सकती है, तब तक ये पर्याप्त होना चाहिए। इस बार उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वह वास्तव में एक हस्ताक्षर समारोह के लिए थी, जो मूलतः एक दिखावा था। उन्होंने हस्ताक्षर समारोह की आड़ में एक बड़ी हलचल पैदा करने की योजना बनाई थी। पत्रकारों की उपस्थिति के कारण मुख्य समाचार कुछ ही समय में अपने पंख फैलाकर उड़ान भर लेता था। बिल्कुल, मात्र प्रचार से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि निवेश करने के लिए तैयार रहें। इस आयोजन के लिए हुआ बुकी के धनी पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि हुआ बुकी अपने पिता का पैसा नहीं लेना चाहती थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह अपने माता पिता पर निर्भर होकर किसी दिग्गज के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ रही है, इसलिए इस बार एक साधन संपन्न एजेंट मेंग ह्यूजिन ने विशेष रूप से सहयोग के लिए कई निवेशकों की तलाश की। लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी, वे कुछ ज्यादा ही थीं। उन्होंने कहा कि इसके बाद वे चाहते हैं कि हुआ बुकी उनके यहाँ डिनर और ड्रिंक्स के लिए उपस्थित हो और भविष्य के घटनाक्रम पर सहजता से चर्चा करें। हुआ बुकी बहुत भोली थी और उसे अपने देश के इन नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेंग ह्यूजिन ने इसके बारे में केवल अफवाहों के माध्यम से सुना था और उन्हें नहीं पता था कि ऐसी चीजें वास्तव में होती हैं या नहीं। यही कारण है कि उन्होंने इस बार विशेष रूप से एक निजी अंगरक्षक को नियुक्त करने की योजना बनाई थी। लापता मेकअप आर्टिस्ट को छोड़कर वे तीनों शहर में आयोजित बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हंसी मजाक करते रहे। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, वहां अविश्वसनीय रूप से जीवंतता थी। पागलपन लोगों के समुद्र की तरह था। प्रशंसक बहुत उत्साहित थे। वहां तक पूरे रास्ते में हुआ बुकी के पोस्टर हर जगह चिपके हुए थे। चौक पर भीड़ और भी अधिक बढ़ गई थी। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने सदियों से किसी सेलिब्रिटी को नहीं देखा हो। वे इतनी भीड़ में थे कि हिलने डुलने की भी जगह नहीं थी। सुरक्षाकर्मी भी परेशान हो गए। सौभाग्य से विहान काफी साधन संपन्न था। वह स्थिति को सुचारू रूप से संभालने में सफल रहे। पहले तो मेंग ह्यूजिन को चिंता हुई कि विहान कुछ परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन उसने सब कुछ उसकी कल्पना से भी बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर दिया। यदि उनकी ड्राइविंग कौशल उत्कृष्ट न होती तो शायद शहर के चौराहे पर प्रवेश करना कठिन होता। 53 अध्याय 53 हस्ताक्षर सत्र 53 अध्याय 53 हस्ताक्षर सत्र इस प्रकार के व्यावसायिक प्रदर्शन के साथ साथ प्रचारात्मक हस्ताक्षर कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रयास आमतौर पर बहुत तीव्र होते हैं और हुआ बुकी की प्रसिद्धि अभी भी घरेलू स्तर पर कुछ अपील रखती है। कम से कम उन्हें देश में दूसरे दर्जे की सेलिब्रिटी माना जा सकता है। विहान के संरक्षण में हुआ बुकी सुरक्षित रूप से वहां पहुंच गए और जब वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वहां कई निवेशक उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। आयोजक हुआ बुकी और उनकी टीम का स्वागत करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। मिस हुआ आप अंततः आ ही गईं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही स्थगित हो चुकी थी और अगर आप आज नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। कार्यक्रम के कर्मचारियों में से एक ने तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे आकर अपना सुअर का पैर भी आगे बढ़ा दिया ताकि वह इस अवसर पर हुआ बुकी का फायदा उठा सके। हालांकि हुआ के एजेंट के रूप में काम कर रहे मेंग ह्यूजिन ने तुरंत हस्तक्षेप किया, मुझे रास्ते में देरी के लिए खेद है, इसलिए हम थोड़ा देर से पहुंचे हैं। धूप का चश्मा और लेस वाली वर्दी पहने हुए हुआ बुकी काफी आकर्षक लग रही थी, विशेष रूप से उसकी पतली जैड जैसी टांगें जो उन मोटे जानवरों को लगभग वासना से पागल कर रही थीं। ओह, चलो अब अंदर आते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। मेंग ह्यूजिन को अपना प्रयास रोकते देख मोटे आदमी ने कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई और जल्दी से विषय बदल दिया। हाँ, धन्यवाद। चलो हुआ कार्यक्रम स्थल पर चलें। लगभग 1 दर्जन लोगों के समूह के साथ हुआ बुकी को एक प्रमुख सेलिब्रिटी की तरह माना गया तथा लोगों की एक श्रृंखला ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसकी सुरक्षा की।
लॉबी से गुजरते हुए एक सभ्य दिखने वाला युवक शराब का गिलास पकड़े हुए हुआ बुकी को मुस्कुराते हुए देख रहा था जब वह लॉबी से गुजर रही थी। बुदाबुदाते हुए, वह बहुत सुंदर है, सचमुच युवा युग की प्रतिनिधि है। कुछ देर तक इस तरह निहारने के बाद युवक ने अपने अंगरक्षक को नीचे जाने का इशारा किया। हालांकि दूसरे कोने में एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी ठंडे स्वर में मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि आज के हस्ताक्षर समारोह में कुछ घटनाएं घटित होंगी। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करने के बाद आयोजकों के समन्वय से पुस्तक हस्ताक्षर समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। तब तक पूरा चौक लोगों से खचाखच भर गया था। उनकी चीखें लगातार जारी थीं। हुआ बुकी के पोस्टर पकड़े हुए पुरुष और महिलाएं उसका नाम चिल्ला रहे थे, मानो वे किसी नशे में हो। जो मेरी आंखों को चूमता है, मेरे जीवन के आधे दुख को ढक लेता है। जो मेरे आंसुओं पर दया करता है, मेरे जीवन की उदासी को धो देता है। जो मुझे पीछे छोड़कर चला गया, मुझे जीवन भर अकेला भटकने के लिए छोड़ गया। हुआ बुकी, हुआ बुकी, हुआ बुकी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा चौक एक युद्ध की तरह भड़क उठा हो, एक के बाद एक प्रशंसात्मक जयकारे गूंज रहे हो। पहले उल्लेखित नारा हुआ बुकी द्वारा निर्मित एक नए एकल से लिया गया था, जिसका नाम नेवर एबेंडन था, जो अटूट निष्ठा का संकेत देता है। एक युवा स्टार के रूप में हुआ बुकी न केवल एक सुंदर उपस्थिति की धनी थी, बल्कि उनके द्वारा रचित गीत युवाओं के दुखों के साथ अद्वितीय रूप से प्रतिध्वनित होते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अनगिनत युवा पुरुषों और महिलाओं के दिलों पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि हाल के वर्षों के उभरते सितारे भी उनकी बराबरी नहीं कर सके, क्योंकि एक इंटरनेट गायक होने की तुलना कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती जो गायन, नृत्य, फिल्म और नाटक में पूर्ण रूप से बड़ा सितारा हो। पत्रकारों के सवालों के जवाब में हुआ बुकी ने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि सीधे और स्पष्ट रूप से जवाब दिया, जिससे विहान, जो उसके बगल में खड़ा था, आश्चर्यचकित हो गया कि क्या यह अभी भी वही हुआ बुकी थी जिसे वह जानता था। पपराजी या छोटे पपराजी, जिन्हें गपशप करने वाले के रूप में भी जाना जाता है, मशहूर हस्तियों से संबंधित हर चीज को खोज निकालते हैं। फिर वे अपनी रिपोर्ट पर आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बिना किसी अलंकरण के। लेकिन हमेशा गरिमामयी रहने वाले हुआ बुकी ने सवालों का जवाब बड़ी ही सहजता से दिया, जिससे पत्रकारों के पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अंत में उत्साही जयकारों के बीच हुआ बुकी ने अपने नवीनतम एल्बम नेवर एबेंडन का एक गीत प्रस्तुत किया, जो कि यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, जीवन और मृत्यु एक साथ, जब तक कि हमारे बाल सफेद न हो जाएं। ये गीत ज्वार की लहर की तरह भीड़ में फैल गया, जिससे उसके कट्टर प्रशंसकों में तीव्र उत्साह पैदा हो गया तथा कार्यक्रम स्थल में उन्माद का माहौल बन गया। हुआ बुकी के अंगरक्षक के रूप में विहान को भीड़ के बीच खड़े होने में बहुत असुविधा महसूस हुई। वह न तो ठीक से बैठ पा रहे थे और न ही खड़े हो पा रहे थे। उन्हें लड़कियों द्वारा धक्का दिया जा रहा था। इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह थी कि एक 17 वर्षीय लड़की, जो हुआ से बहुत अधिक प्यार करती थी, ने आगे बढ़ते हुए विहान के चेहरे पर अपनी छाती दबा दी। कई गानों के बाद भीड़ का उत्साह देखते हुए विहान आयोजकों की घोषणा के अनुसार हुआ बुकी के साथ मंच से उतरकर अपने नए एल्बम पर हस्ताक्षर करने लगी। प्रशंसकों की बढ़ती भीड़ में सभी प्रकार के लोगों से सामना होना अपरिहार्य था। उनके निजी अंगरक्षक के रूप में उनका काम हुआ बुकी की हर तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करना था। कल्पना कीजिए, ऐसी भीड़ भाड़ वाली स्थिति में गंदे हाथों का होना कोई असामान्य बात नहीं थी। भीड़ के आकार में बड़ी वृद्धि के साथ कुछ लोगों को चालाक विचार आने लगे। भीड़ के दौरान फायदा उठाकर हुआ बुकी को छेड़ने की तैयारी करने लगे। विहान ने पैनी निगाहों से हर चीज पर सतर्कता से नजर रखी ताकि कोई दुर्घटना न हो। चाहे उसने दूसरों को रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, अंत में उसे ही गोली मार दी गई। यहां तक कि उन्होंने भी यह नहीं देखा था कि यह घटित होगा। तभी भीड़ का फायदा उठाते हुए चश्मा पहने एक भद्दा दिखने वाला लड़का हुआ बुकी को परेशान करने वाला था, लेकिन अनजाने में उसके ड्रैगन क्लॉ हैंड ने विहान के नितंब को पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास है! क्या किसी आदमी का नितंब भी पकड़ लिया? विहान को झटका लगा और उसने तुरंत अपने अंदर क्रोध की ज्वाला को जलता हुआ महसूस किया। सहज ही उसका दाहिना पैर तेजी से आगे बढ़ गया। टकराना। दबी हुई कराह के साथ चश्मे वाले उस घटिया आदमी को बचने का मौका भी नहीं मिला था कि विहान की जांघ उसके चेहरे से टकरा गई। बहुत जोर से शोर हुआ। पूरे स्थल पर सन्नाटा छा गया। टकराना, धमाका, दरार।
विहान की लात से वह घटिया आदमी दर्जनों मीटर दूर हवा में उछल गया। अंततः जमीन पर उतरने से पहले उसने कई पंखों को टक्कर मारी, लेकिन वह पहले ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था, उसकी पसलियां टूटी हुई थीं तथा हाथ के जोड़ टूट गए थे। 54 अध्याय 54 आप इसे बेशर्म कहते हैं। 54 अध्याय 54 आप इसे बेशर्म कहते हैं। पूरा स्थल स्तब्ध था। इसमें हुआ बुकी भी शामिल थे, जो घटनास्थल पर ऑटोग्राफ दे रहे थे। क्या एक अंगरक्षक एक उत्साही प्रशंसक पर हमला कर रहा है। हजारों आंखें एक साथ विहान की ओर मुड़ गईं, और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए विहान की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से सरल थी। उसने मेरे नितंब को छुआ। ये कैसे संभव है? ऐसा कौन करेगा बिना किसी कारण के एक वयस्क व्यक्ति के नितंब को छूना? क्या ये कोई करीबी दोस्त हो सकता है? ये तो हास्यास्पद है। यदि आपने कहा कि उन्होंने आप पर हमला किया और इसीलिए आपने जवाबी हमला किया, तो ये कारण ये कहने से अधिक ठोस होगा कि किसी ने आपके नितंब को छुआ था। आपका तर्क बहुत कमजोर है भाई। भले ही आप दबंग हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। कार्यक्रम आयोजक भी अचंभित रह गया तथा पत्रकार भी स्थिति के और बिगड़ने की प्रतीक्षा में थे। इस तरह कल उनकी मनोरंजन संबंधी खबरें सुर्खियां बन सकती हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा। बेशक हुआ बुकी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सभी व्यावसायिक गतिविधियों को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा। मेंग यूजिन नीचे विहान से लगभग नफरत करती थी। यह आदमी उनके भविष्य के वित्तीय रास्ते बंद कर रहा था। प्रशंसकों के साथ लड़ाई, ये कितना बड़ा मामला बन जाएगा। यहां तक कि हांगकांग और ताइवान के 4 स्वर्गीय राजा भी पंखे पर प्रहार करने का साहस नहीं कर सकते। लेकिन वह, जो एकमात्र अंगरक्षक था, वास्तव में एक प्रशंसक पर टूट पड़ा। क्या ये मौत को दावत देना? आशा के अनुसार आज के समाचारों मनोरंजन के मुख्य पृष्ठों पर एक सेलिब्रिटी के अंगरक्षक द्वारा किसी को घायल करने की घटना को प्रमुखता से छापा गया तथा अनेक निवेशकों ने पहले ही अपना धन निकाल लिया था। प्रशंसकों के एक बड़े समूह ने घोषणा की थी कि वे अब ऐसे घटिया सेलिब्रिटीज का समर्थन नहीं करेंगे, और पुलिस ने पहले ही जांच के लिए हस्तक्षेप कर दिया था। प्रमुख मीडिया वेबसाइटें भी इस पर व्यापक रूप से रिपोर्टिंग कर रही थीं। इससे हुआ बुकी का शीर्ष स्टार बनने का सपना टूट गया। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या आप जानते हैं कि किसी को चोट पहुंचाना कितना गंभीर मामला है? और ऐसी स्थिति में किसी को मारना। अब वह व्यक्ति अभी भी अस्पताल में है और दावा कर रहा है कि वह चाहता है कि हम उसे पोषक तत्वों, मानसिक पीड़ा, स्वास्थ्य लाभ, खोई हुई मजदूरी, चिकित्सा व्यय सहित एक बड़ी राशि का मुआवजा दें। और इसी तरह कुल मिलाकर लगभग 10 लाख से अधिक। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने कितनी परेशानी खड़ी कर दी है? विला में मेंग यूजिन लगभग पागल हो रही थी। क्रोध से उसका सिर दर्द कर रहा था। किसी को मारने की यह घटना अविश्वसनीय रूप से गंभीर थी। वित्तीय मुआवजा सबसे कम चिंताजनक हिस्सा था, लेकिन प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आवश्यक जनसंपर्क अकल्पनीय था। यह विला बिल्कुल वैसा ही था जैसा झोंगक्सिंग मीडिया कंपनी के मालिक ने हुआ बुकी को दिया था। अनुप्रीटा के विला की तुलना में ये कई गुना छोटा था, लेकिन इसका आकार और वातावरण अभी भी काफी अच्छा था। विला के अंदर अनुप्रीटा ब्लू माउंटेन कॉफी का कप पकड़े हुए थे और हल्के हल्के घूम भर रहे थे और स्थिति से बिल्कुल अप्रभावित दिख रहे थे। आधे घंटे पहले हुआ ने फोन करके बताया था कि विहान ने अपने ही प्रशंसक को पीट दिया है और अब वह बड़ी मुसीबत में है, और उसने उससे पूछा था कि क्या करना है, वह मदद करे। अनुप्रीटा इतनी डर गई कि वह तुरंत वहां पहुंच गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि विहान पूरी तरह से लापरवाह दिखाई देंगे। ये गड़बड़ी विहान ने स्वयं की थी, और अब जब यह मामला तूल पकड़ चुका है तो वह संभवतः उसके लिए इसे हल नहीं कर सकती थी, और यह भी नहीं कहा जा सकता था कि उसके पास कुछ पैसे देने के अलावा इसे हल करने की क्षमता भी नहीं थी। वह सचमुच सोच नहीं पा रही थी कि और क्या करे। हालांकि लिन ज़िफेग के इन परेशानियों में फंसने से वह थोड़ा परेशान हो गई, जिससे उसे खुशी और दुख की मिश्रित भावनाएं हुई। इस बीच हुआ बुकी मुंह बनाकर सोफे पर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था और सोच रहा था कि जब ये बर्बाद हो गया तो बर्बाद हो गया, इसमें बड़ी बात क्या है। अगर सबसे बुरी स्थिति आ जाए तो वह सुपरस्टार के रूप में अपना करियर नहीं बनाएगी। आखिरकार उसे तो बस प्रदर्शन करना ही पसंद था, और वह पहले से ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थित होकर थक चुकी थी, और उन निवेशकों का प्रतिदिन मनोरंजन करने की तो बात ही छोड़ दी, जो कि जानवरों को खुश करने जैसा था। इससे अधिक घृणित कुछ भी नहीं हो सकता था।
लेकिन मेंग यूजिन उस छोटी महिला की तरह आशावादी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी मेहनत से हुआ बुकी की छवि को तैयार किया था। जब ऐसा लग रहा था कि हुआ बुकी कुछ उम्मीद दिखा रही है, तो आज जो कुछ हुआ उसने उसकी योजनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये प्रचार स्टंट बहुत आगे बढ़ गया था। लिन ज़िफेग अपना सिर झुकाए, बेफिक्र और इत्मीनान से कुर्सी पर टिके हुए थे। ऐसा लगा कि यही सही काम था और उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने मेरे नितंब को छुआ, मैं उसे कैसे नहीं मार सकता था। इसके अलावा मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, ये सिर्फ एक सहज प्रतिक्रिया थी। लिन ज़िफेग ने लापरवाही से अपनी सिगरेट पी। लेकिन मेंग यूजिन की नजर में वह सिर्फ घृणित और घिनौना था, एक वास्तविक आपदा। यदि वह बदबूदार अंगरक्षक न होता तो आज ये पूरी घटना न घटती। वास्तव में वह केवल अपनी लापरवाही के लिए ही दोषी थी। स्वाभाविक प्रवृत्ति। क्या आपको अपनी ताकत पर कोई नियंत्रण नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपके नितंब को छुआ है, आप सहज रूप से उसे इतनी दूर धकेल सकते हैं? और अब उस व्यक्ति के शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर हो गए हैं। ये स्पष्ट है कि आपने ये जानबूझकर किया है। सामान्यतः इसमें लात घूंसों की बात कैसे हो सकती है? मेंग यूजिन ने उन्हें लगभग हंसते हुए मंच से उतार दिया। क्या कोई व्यक्ति सहज रूप से दर्जनों मीटर दूर किसी अन्य व्यक्ति को लात मार सकता है? क्या ये भी मानव है? यदि ब्रूस ली पुनः जीवित भी हो जाएं, तो भी वे 10 मीटर दूर किसी बड़े आदमी को लात नहीं मार सकेंगे। ये स्पष्टतः एक बहाना मात्र है। हे, आप सही हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। मैंने उस किक में थोड़ा अतिरिक्त बल लगाया, लेकिन मैंने ये हमारी अजय युवा सुंदरी हुआ के लिए किया। यदि मैंने निस्वार्थ भाव से अपना नितंब नहीं दिया होता, तो वह खौफनाक आदमी निश्चित रूप से मेरा नितंब छूने से संतुष्ट नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि इसके क्या परिणाम होते। ये तो एक बहाना है, आप तो बस बकबक कर रहे हैं। वह व्यक्ति हुआ का प्रशंसक है, वह ऐसा अपमानजनक काम कैसे कर सकता है? इसके अलावा यह उतना बुरा नहीं था जितना आप कह रहे हैं। यदि हुआ को परेशान किया गया था, तब भी आपको किसी को नहीं मारना चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि इसका कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है? और इससे हुआ का भविष्य बर्बाद हो सकता है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? विहान के चालाक बहानों को सुनकर मेंग यूजिन को सचमुच लगा कि यह आदमी शीर्ष स्तर का अपमानजनक था। यदि आप अपने लिए बहाने बनाने जा रहे हैं, तो कम से कम एक अच्छा बहाना तो बनाइए। जहां तक इस बचकाने बहाने की बात है, तो क्या वास्तव में उनमें इतनी हिम्मत थी कि वे इसे खुलकर कह सकें? चूंकि खुद को समझाना बेकार था, इसलिए उसे कुछ अधिक व्यावहारिक उपाय अपनाने पड़े, अन्यथा लोग निश्चित रूप से इस सारी गड़बड़ी का दोष उस पर मढ़ देते। विहान हंसे, तुम्हें मेरे स्पष्टीकरण पर भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। कृपया कोई अधिक वैध कारण ढूंढिए, और मैं आपसे कह रहा हूं, चूंकि यह सब आपकी वजह से शुरू हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि आप आगे आएं और दोष अपने ऊपर लें, फिर हम कुछ पैसे खर्च करके मामले को सुलझा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी छोटी सी बात के लिए सहायक मेंग को कैसे परेशान कर सकता हूं? लिन ज़िफेग को जरा भी एहसास नहीं हुआ। वह अभी भी अपने लापरवाह व्यवहार से एक भव्य कुलीनता का भाव दिखा रहा था। अनुप्रीता अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आज सुबह की बात अभी भी उसे परेशान कर रही थी। विहान को फिर से बड़ी मुसीबतें खड़ी करते देख उसने बाद में उसके साथ हिसाब किताब निपटाने का फैसला किया। वह जल्दी से खड़ी हो गई। हुआ चलो घर चलते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, पक्का। छोटी लड़की का प्रदर्शन अभी भी बहुत अच्छा था। कम से कम घटना घटित होने के बाद उसने कभी भी विहान को दोषी नहीं ठहराया, यहां तक कि मीडिया रिपोर्टों के दौरान भी वह चुप रही। 2 महिलाओं को दूर जाते हुए देखा। अब विहान सचमुच खुल सकता था। उन्होंने हल्के से पूछा, मैं कहता हूं, सहायक मेंग, अगर कोई आपके नितंब को छू ले तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें चोट पहुंचाएंगे? विहान के मुस्कुराते चेहरे को देखकर मेंग यूजिन को पता नहीं था कि वह क्या करने वाला था। असंभव। कौन मेरे नितंब को छुएगा? अगर किसी ने ऐसा किया भी तो मुझे इससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मेंग यूजिन के गाल लाल हो गए। उन्हें लगा कि विहान, वह अपमानजनक आदमी, वास्तव में इतना साहसी था कि वह इतना अजीब सवाल पूछ रहा था। हे, यही तो आपने कहा था। अचानक विहान के मुंह के कोने पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी और मेंग यूजिन की तैयारी के बिना उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह बाहर निकल आया।
थप्पड़। विहान के हाथ ने मेंग यूजिन के सुडौल नितंबों पर जोर से थप्पड़ मारा और उसके ड्रैगन पंजे ने जानबूझकर उसके मुलायम सुगंधित नितंबों को कुछ बार छुआ। एक पल में मेंग यूजिन की आंखें तांबे की घंटियों की तरह उभर आईं। 55 अध्याय 55 मेंग यूजिन 55 अध्याय 55 मेंग यूजिन मेंग यूजिन बुरी तरह चौंक गई, उसका पूरा शरीर कांपने लगा मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। हालांकि लिन ज़िफेग ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। आप बिगाड़ने। काफी अनुभवी मेंग यूजिन ने तुरंत पलटकर उसे थप्पड़ मार दिया। विहान ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी नाजुक हथेली को अपने हाथ में पकड़ लिया। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने कहा, किसी को क्यों मारा? मैंने तो बस तुम्हारे नितंबों को छुआ था। क्या इस बारे में गंभीर होने की जरूरत है? तुम बेवकूफ। मेंग यूजिन की आंखें क्रोध से चमक उठी, उसके दांत किटकिटाने लगे। यद्यपि उसने जबरदस्ती उसके नितंबों को छुआ था, फिर भी उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वही उलझन में था। तुमने मेरे नितंब को छुआ, न कि दूसरे को। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही नुकसान में हैं? और किसने कहा कि तुम मेरे नितंबों को इस तरह छू सकते हो? किसी के नितंब को छूना और उसे यह कहना कि इसे गंभीरता से न लें, ये कैसा विकृत तर्क है? मेंग यूजिन को शर्म, गुस्सा, शर्मिंदगी और घबराहट का मिश्रण महसूस हुआ। ये सभी नकारात्मक भावनाएं उसके भीतर उमड़ पड़ी, जिससे उसका पीला चेहरा एकदम लाल हो गया, मानो वह एक शुद्ध युवा लड़की हो। विहान को शायद ही पता था कि मेंग यूजिन 20 साल से अधिक समय से जीवित थी और एक गरीब परिवार से होने और हमेशा काम में व्यस्त रहने के कारण उसने पुरुषों के साथ बहुत अधिक बातचीत की थी। फिर भी इससे पहले किसी ने भी उसके नितंबों को नहीं छुआ था। वह दुष्ट बदमाश विहान पहला था, उसके बेशर्म शब्दों का तो जिक्र ही नहीं। वह क्रोधित क्यों न हो? उसने पहले भी बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा था जिसकी चमड़ी शहर की दीवार जितनी मोटी हो। तुम्हारा नितंब बहुत मुलायम है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना आकर्षक है। ये सचमुच यादगार है। कैसा रहेगा? मुझे इसे फिर से छूने दो, विहान ने बेशर्मी से सुझाव दिया। लेकिन हर शब्द मेंग यूजिन के दिल पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि इससे पहले किसी भी पुरुष ने उससे इस तरह बात नहीं की थी, और यह बात उसके भ्रामक रूप से विनम्र अंगरक्षक की ओर से थी। अगर उसने उसका हाथ नहीं पकड़ा होता तो मेंग यूजिन निश्चित रूप से फट जाती और इस बदमाश को मार देती। तुम्हारी हिम्मत! मेंग यूजिन गुस्से से अपना दिमाग खोने वाली थी। एक बार छुआ और फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। वह फिर से छूना चाहता है। इसमें हिम्मत करने की क्या बात नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हारा पिछवाड़ा है ना? हे, सच कहा जाए तो तुम्हारे नितंब वाकई सेक्सी हैं, लिन ज़िफेग ने कहा जैसे ही उसने उसकी बांह पकड़ी और उसका हाथ एक बार फिर उसके नितंबों की ओर बढ़ गया। इस बार यह पहले से अलग था, जो एक आश्चर्यजनक कदम था। उस राक्षस जैसे हाथ को अपनी योनि के पास आते देख मेंग यूजिन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उस समय हुआ और उसका चचेरा भाई पहले ही जा चुके थे और अब पूरे विला में कोई और नहीं था। भले ही वह जोर जोर से चिल्लाए, फिर भी संभवतः कोई उसे बचाने नहीं आएगा। मेंग यूजिन ने लिन ज़िफेग को एक भयंकर डरावनी दृष्टि से घूरा। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही और विहान के क्रोधित और अप्रिय चेहरे को घूरती रही। मेंग यूजिन की अजीब नाराजगी भरी निगाहों का सामना करते हुए विहान को भी डर का एक ठंडा सिहरन महसूस हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला मेरे द्वारा अभी अभी परेशान किए जाने के बाद मुझसे बदला लेने के लिए कोई बुरी साजिश रच रही हो? बिल्कुल नहीं। वह ऐसी महिला नहीं लगती जो प्रतिशोध की भावना से भरी हुई हो, है ना? महिलाएं वे दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्राणियों में से एक हैं। ये कहावत कि वे किताब पलटने से भी अधिक तेजी से किताब पलट सकते हैं, बिल्कुल सही है। एक महिला जितनी अधिक संकोची दिखती है, वह उतनी ही अधिक भयावह होती है, और अभी मेंग यूजिन ने उस तरह की महिला का प्रतिनिधित्व किया। उसकी आंखें निस्संदेह पैनी विहान पर तीव्रता से टिकी हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति दुखद थी, उसकी आंखें ठंडक भरे अलगाव से भरी हुई थीं, बिल्कुल अप्रत्याशित। विहान द्वारा परेशान की गई एक साधारण महिला के लिए सबसे अपेक्षित प्रतिक्रिया हंगामा होगी, लेकिन उसका व्यवहार अप्रत्याशित था। तुम ठीक हो? मेंग यूजिन को बहुत परेशान और चुप देखकर विहान ने सोचा कि शायद वह बहुत आगे बढ़ गया है। जब विहान ने पूछा तो मेंग यूजिन अंततः वास्तविकता में वापस आ गई। उसने विहान की नाक की ओर इशारा किया, उसकी वाणी क्रोध से लड़खड़ा रही थी। आप
मेरा क्या? ये तो बस एक स्पर्श था, इसमें इतना बड़ा हंगामा क्या है? क्या आपने अभी नहीं कहा था कि यदि कोई आपको छूता है तो आप उसे तर्कसंगत तरीके से संभालेंगे? क्या आप भूल गए हैं? विहान की भावशून्यता अद्भुत थी। जब वह बोल रहा था, उसका चेहरा ठंडा था, उसका हृदय स्थिर था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था और निर्भीकता से बोल रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? विहान को आश्चर्य हुआ जब मिंग यूजिंग ने वास्तव में उसका नाम पूछा। क्या चल रहा है? क्या वह उस स्पर्श से रोमांचित थी? तो आगे बढ़ते हुए, आपको पता है। अरे खैर, मैं विहान हूं। क्या आप क्या चाहते हैं? मैंने तुम्हें याद किया है। ओह, मुझे याद किया। इसका क्या मतलब है? क्या आप छुए जाने के आदी हैं? या फिर वह मुझ पर मोहित हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। क्या दुनिया में ऐसी कोई अविश्वसनीय चीज है? विहान की झिझक भरी अभिव्यक्ति देखकर मिंग यूजिन जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत सुंदर और मनमोहक थी। सच कहा जाए तो विहान वास्तव में काफी सुंदर था। ये पहली बार था जब किसी अजनबी ने उसे छुआ था, एक अजीब लेकिन आरामदायक एहसास जिसने उसे शर्मसार कर दिया। फिर भी यह वह मामूली सा दिखने वाला आदमी था जिसने मिंग यूजिन में एक अलग तरह की भावना पैदा की। मनोरंजन उद्योग में वर्षों तक काम करने के कारण दूसरी पीढ़ी के सुंदर धनी लोगों में उनकी सारी इच्छा और रुचि खत्म हो गई थी। मनोरंजन उद्योग के काले नियमों से अवगत होने के कारण अनगिनत पुरुषों ने उसका पीछा किया था, जिनमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं था। नाटक करना कुछ ऐसा था जिसे मिंग यूजिन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह हमेशा एक विश्वसनीय और ईमानदार आदमी ढूंढना चाहती थी। विहान के आगमन ने, हालांकि वह ये स्वीकार नहीं करती थी कि वह उसके प्रति आकर्षित थी, उसके भीतर उत्साह की भावना जगा दी। शायद ये सच है, जो पुरुष थोड़े बुरे नहीं हैं, महिलाएं उन्हें पसंद नहीं करेगी। 56 अध्याय 56 इस बारे में चिंता मत करो। 56 अध्याय 56 इस बारे में चिंता मत करो, लेकिन अगर किसी ने आपके नितंब को छुआ भी, तो आप उन्हें इतनी जोर से नहीं मार सकते थे। वे अभी भी अस्पताल में हैं, और यदि उस प्रशंसक को कुछ हो गया, तो हुआ का करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्या आप परिणामों की गंभीरता को समझते हैं? इस बार मिंग यूजिन का स्वर उसके कुछ क्षण पहले के आदमखोर रवैये से बिल्कुल अलग था। हे, मुझे कहना होगा, सहायक मिंग, आपका तर्क और कल्पना काफी असाधारण है। मैंने तो बस हल्का सा लात मारा था, है ना? आज की चिकित्सा तकनीक के साथ क्या आप सचमुच चिंतित हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता? इसके अलावा उसने पहले मेरे नितंब को छुआ। उसे मारना तो पहले से ही उसे आसानी से छोड़ देने जैसा था। लिन ज़िफेग वास्तव में सच कह रहा था। यदि ऐसा पहले हुआ होता, तो उस जैसे मृत मित्र के लिए विहान ने उन्हें हजारों अलग अलग तरीकों से मृत्यु की कामना करने पर मजबूर कर दिया होता। लेकिन यह उनके अपने देश में था और सब कुछ कानून के अनुसार ही होना था। हल्का लात। क्या वह किक सचमुच हल्की थी? हे है कि वास्तव में अजीब है। आपने प्रशंसक को लगभग लात मारकर मार डाला था, और आप कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक हल्की लात थी। तो अगर आप जोर से लात मारते तो क्या आप उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते? विहान की व्याख्या सुनने के बाद मिंग यूजिन को लगा जैसे उसने एक बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। कैसे कई स्पष्ट फ्रैक्चर और मुंह और नाक से खून बहना सिर्फ एक हल्की लात का परिणाम हो सकता है? क्या यह आदमी पागल हो गया है? क्या वह अपने शब्दों को तौलना नहीं जानता था? चाहे वह हल्की लात थी या नहीं, वह व्यक्ति अब इस बात पर जोर दे रहा है कि आपने उसे जानबूझकर चोट पहुंचाई है। इसके अलावा पुलिस कल इस मामले की जांच करने आएगी। यदि आप ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने पहले आपके नितंबों को छुआ था, तो आपको ये दिखाने के लिए सबूत ढूंढने होंगे कि यह अनजाने में हुआ था। अन्यथा हम उस मुकदमे के लिए शुभकामनाएं। जब मिंग यूजिन ने ये शब्द कहे तो यह कोई धमकी नहीं थी। इस देश में सब कुछ सबूत पर निर्भर करता है। बिना सबूत के और आज इतने सारे गवाहों के सामने, भले ही आपके पूरे शरीर पर मुंह हो और आप वाक्पटुता से बोलें, ये बेकार होगा। हे सहायक मेन, कृपया निश्चिंत रहें, यह मामला जल्द या बाद में हल हो जाएगा और यह संतोषजनक ढंग से किया जाएगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लिन ज़िफेग ने एक सिगरेट जलाए और आराम से गहरी सांस ली। बस आपके साथ एक छोटा सा अंगरक्षक। मिंग यूजिन तिरस्कारपूर्ण लग रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गड़बड़ी आपकी ही करतूत है, इसलिए समय आने पर आपको ही इसका भार उठाना होगा।
हम पैसे का ध्यान रखेंगे, लेकिन जहां तक मीडिया और जनमत का सवाल है तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। चिंता मत करो, ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है, लिन ज़िफेग ने हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने कहा, अब काफी देर हो चुकी है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं आपके घर पर रुक सकता हूँ? वैसे भी आप अकेले रहते हैं और देर रात तक तो आप अकेले ही रहते होंगे, है ना? भाड़ में जाओ, तुम बेवकूफ। मैं रात को ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे ही मेंग यूजिंग ने लिन ज़िफेग की चिढ़ाने की बात सुनी, वह बुरी तरह क्रोधित हो गई। विला छोड़ने के बाद लिन ज़िफेग का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत ठंडा हो गया, मानो कुछ क्षण पहले मुस्कुरा रहे लिन ज़िफेग का उससे कोई लेना देना नहीं था। कुछ ही देर बाद काले रंग के चुस्त कपड़े पहने और कांसे का मुखौटा लगाए एक युवक हड्डी रोग विशेषज्ञ के अस्पताल में दिखाई दिया। 57 अध्याय 57 रहस्यमय आदमी 57 अध्याय 57 रहस्यमय आदमी आर्थोपेडिक अस्पताल में चश्मा पहने वह आदमी जिसकी हड्डियां दिन में लिन ज़िफेग के लात से चकनाचूर हो गई थी, अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, टीवी देख रहा था, केला खा रहा था और कभी कभी सुंदर नर्सों को छेड़ रहा था। अब तक रात के लगभग 10 बज चुके थे। अस्पताल का अधिकांश स्टाफ ड्यूटी से जा चुका था। कुछ नर्सें जो शिफ्ट पर थीं और कुछ युवा डॉक्टर जो काम पर नहीं थे, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। पूरे अस्पताल में अजीब तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। छोटी बहन, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या आप आज रात मुझसे बात करने के लिए स्वतंत्र हैं? चश्मा पहने वह आदमी कामुक लग रहा था। जो कोई भी उसे देखता उसे पीटने की इच्छा होती। मुझे खेद है, मुझे आज रात ड्यूटी पर रहना है। मैं दवा यहीं छोड़ जाऊंगी, इसे बाद में ले लेना, याद रखना, नर्स ने जवाब दिया। उसके ठंडे व्यवहार में चश्मा पहने आदमी के लिए शर्मिंदगी का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। जब वह खूबसूरत नर्स सामान को व्यवस्थित कर रही थी तो वह उसे वासना भरी नजरों से घूर रहा था। नर्स ने उसे एक नजर देखा, उसकी ओर कोई ध्यान देने का इरादा नहीं दिखाया और जाने ही वाली थी कि अप्रत्याशित रूप से चश्मा पहने हुए आदमी ने वास्तव में हाथ बढ़ाया और उसे थपथपाया। अचानक नर्स को झटका लगा, वो शर्मिंदा हुई और क्रोधित हुई। उसकी आंखों में भयंकर चमक थी, लेकिन चश्मा पहने आदमी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। सुंदर, आज रात मेरे साथ रुको और बातें करो, हे। बेशर्म। उसने पहले भी बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन उसके जैसा बेशर्म कभी नहीं देखा था। वह कभी भी उसकी देखभाल करने के लिए सहमत नहीं होगी। हे। नर्स के जाने के बाद भी चश्मा पहने आदमी के चेहरे पर अनिच्छा भरी लालसा की झलक थी। उसके चेहरे पर कामुक मुस्कान थी और जैसे ही वह कॉल करने के लिए अपना फोन निकालने वाला था, उसने देखा कि खिड़की के ऊपर एक रहस्यमय आदमी बैठा था जिसने कांस्य का मुखौटा पहना हुआ था। काले कपड़े पहने, उसके मुंह से सिगरेट लटक रही थी और वह उसे मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। एक क्षण में चश्मा पहने आदमी का फोन उसके हाथ से जमीन पर गिर गया और उसने भय से भरे चेहरे के साथ कांस्य मुखौटे वाले आदमी को देखा। कौन? आप कौन है? चश्मा पहने आदमी ने डरते हुए पूछा। आधी रात को एक रहस्यमय आदमी उनके अस्पताल के कमरे की खिड़की पर प्रकट हुआ और यह 5वीं मंजिल थी। वह चश्मा पहने आदमी को पता चले बिना कैसे और कब ऊपर आ गया। वह डरे बिना नहीं रह सका। हे, मैं आपसे मिलने आया हूँ। कांसे का मुखौटा पहने हुए आदमी ने बस हल्का सा मुस्कुराया। उसका स्वर बहुत शांत था और फिर वह खिड़की से नीचे उतरा और धीरे धीरे चश्मा पहने हुए आदमी की ओर बढ़ा। क्या अभी उसे छूना अच्छा लगा? नकाबपोश आदमी ने सहज स्वर में कहा। लेकिन चश्मा पहने आदमी को पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था। बड़े भाई, मुझे जानता हूं मैं गलत था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? चश्मा पहने हुए उस आदमी को पता नहीं था कि वह किसके साथ काम कर रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी की नजर में आए 5वीं मंजिल तक चढ़ सकता था। निश्चित रूप से वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सकता था और केवल भगवान ही जानता था कि वह कौन हो सकता है। लेकिन चश्मा पहने आदमी को अपने मन में विचार करने में ज्यादा समय नहीं लगा और ऐसा लगा कि उसे उस विवरण के अनुरूप कोई भी व्यक्ति याद नहीं आ रहा था। क्या उसने किसी को नाराज नहीं किया? यहाँ तक कि यदि दिन में पहले वाला अंगरक्षक भी उसके पीछे आता तो भी यह असंभव लगता था। कौन बिना किसी कारण के आधी रात को किसी की खिड़की से अंदर घुस सकता है, खासकर जब ये रहस्यमय व्यक्ति वह अंगरक्षक हो? तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। केवल एक विशेषज्ञ ही इतनी शांति से 5वीं मंजिल की खिड़की तक चढ़ सकता है। बहुत सारे उपन्यास पढ़ने के कारण उसे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। क्या ये हो सकता है कि यह आदमी एक हत्यारा हो?
अचानक चश्मा पहने हुए आदमी ने अपने विचारों की पुष्टि की और तुरंत उसके सिर के पीछे ठंडा पसीना आ गया। गलत। आपसे गलती कहाँ हुई? मुझे ऐसा लगा जैसे आपने अभी उस युवती के नितंबों को छूकर बहुत आनंद उठाया हो। चलो भी, मुझे बताओ वास्तव में कैसा महसूस हुआ? उस समय विहान ने काले कांसे का मुखौटा पहना हुआ था, फिर भी उनकी मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। फिर भी उसकी हर हरकत, यहाँ तक कि हर भाव, उस आदमी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। कैसा लगा? कैसे? मैं ये कैसे कहूँ? तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? मैं तो तुमसे बहुत डर गया हूँ, मुझे कैसे पता कि अभी कैसा महसूस हो रहा होगा। इस समय चश्मा पहने हुए आदमी डर के मारे लगभग रोने लगा था। उसने अभी अभी चिकित्सा कर्मचारियों को नाराज किया था और अब पूरे अस्पताल के कमरे में वह अकेला ही वहां पड़ा था। उसे मदद नहीं मिल रही थी, भले ही वह स्वर तक चिल्लाए। विहान ने ऐसा सवाल पूछा तो वह जवाब देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बड़े भाई, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कहाँ नाराज किया है, लेकिन पहले मुझे माफी मांगने दो। जैसे ही उसने कहा, चश्मे वाले आदमी ने बेशर्मी से लिन ज़िफेग के सामने अपना सिर झुका दिया। मुझे बताओ, तुमने आज किसी और के नितंब क्यों छुए? लिन ज़िफेग ने सेब छीलते हुए लापरवाही से कहा। लेकिन सेब छीलते समय वह कितना शांत था, ये देखकर सच में चश्मा पहने आदमी को लगा कि उसका भाग्य भी जल्द ही उस सेब जैसा हो जाएगा। बड़े भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? इस बार चश्मा वाला आदमी उलझन में था। दिन में उन्होंने एक अंगरक्षक के नितंब को छू लिया था और उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्य से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। रात में उसने एक नर्स के नितंब को छुआ और अब वह शब्दों के लिए असमंजस में था और भी अधिक अनिश्चित था कि विहान किस बट का उल्लेख कर रहा था। हे, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा ऐसा शौक है। विहान ने छिला हुआ सेब मेज पर रख दिया, फिर मुस्कुराते हुए उस आदमी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? चश्मा पहने हुए आदमी ने घबराकर कहा। बड़े भाई, क्या हम इस पर धीरे धीरे बात कर सकते हैं? बिल्कुल। लिन ज़िफेग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई और फिर उसने उस आदमी के दाहिने हाथ पर बहुत जोर लगाया। एक तीखी दरार ध्वनि सुनाई दी जब आदमी की दाहिनी हथेली से टूटी हड्डियों की चटकने जैसी आवाज आई। तुरंत ही वह आदमी एक कटे हुए सुअर की तरह चीखने लगा। आह! बड़े भाई, मैं दया की भीख मांगता हूँ। बताओ, उसे किस हाथ ने छुआ? क्या तुम थोड़ा स्पष्ट नहीं हो सकते? कमरे में एक दयनीय चीख गूंजी, जैसे सुअर की चीख। क्या तुमने आज हुआ बुकी को छूने के बारे में सोचा था या नहीं? विहान की आवाज अचानक बहुत ठंडी हो गई और उसकी बाह की ताकत भी काफी बढ़ गई, जिससे वह आदमी दर्द से कांपने लगा, दांत पीसने लगा और मुंह बनाने लगा। बताओ, तुम्हें ऐसा करने पर किसने मजबूर किया? और क्यों? अभी अभी मैं प्लाजा में पुस्तक हस्ताक्षर समारोह देखने गया था और मुझे उस दृश्य का वीडियो भी मिला। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे जारी रखने की जरूरत है ना? ठंडे चेहरे वाले विहान के गाल पर अब एक दुष्ट मुस्कान दिखने लगी। 58 अध्याय 58 यह एक जाल है। 58 अध्याय 58 यह एक जाल है। दिन के हमले की घटना के ठीक बाद विहान निष्क्रिय से बहुत दूर था। चूंकि चश्मा पहने व्यक्ति ने सबसे पहले अपराध किया था, इसलिए घटनास्थल के निगरानी फुटेज में निश्चित रूप से यह घटना कैद हो गई होगी। यद्यपि निश्चित नहीं, लेकिन उनके 5 वर्षों के जीवन मरण के अनुभव ने उन्हें अपने अवलोकन में अत्यधिक सावधानी और उत्सुकता रखने के लिए प्रशिक्षित किया था। उन्हें उम्मीद थी कि चश्मा पहने हुए आदमी के अभद्र व्यवहार के कुछ सबूत मिल जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने अंततः निगरानी फुटेज की जांच की तो उन्हें पता चला कि दिन के समय हस्ताक्षर समारोह में विहान के पीछे चश्मा पहने हुए आदमी द्वारा छूने से पहले उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ अत्यधिक बातचीत की थी। औसत व्यक्ति के लिए ऐसे आयोजन में लोगों से मिलना जुलना सामान्य बात थी। हर किसी के मित्र होते हैं, विशेषकर चूंकि हुआ बुकी के हस्ताक्षर समारोह में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे, इसलिए संदेह करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन विहान को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर एक मनोरंजन स्टार के रूप में उसने जितने लोगों को नाराज किया था, वह कल्पना से परे था। इस प्रकार विहान ने उस रात जांच करने का फैसला किया और उसे आश्चर्य हुआ कि वह आदमी कितना शांत लग रहा था। कोई पछतावा दिखाने के बजाय वह अस्पताल में नर्सों के साथ छेड़खानी भी कर रहा था। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। आज तुमने वास्तव में किससे बातचीत की और किसने तुम्हें ऐसा करने का निर्देश दिया?
लिन ज़िफेग मुस्कुराया, तुम चुप रहना चुन सकते हो, तुम ना बोलना चुन सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें कष्ट देने और धीरे धीरे राज उगलवाने के 1000 तरीके हैं। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति को देखकर न केवल चश्मा पहने हुए व्यक्ति को बल्कि एक सच्चा विशेषज्ञ भी भयभीत हो जाएगा। कौन जानता था कि यह किस प्रकार का व्यक्ति था? शायद वह किसी के द्वारा भेजा गया हत्यारा था। जैसे ही विहान की पकड़ मजबूत हुई, दर्द के कारण चश्माधारी व्यक्ति का चेहरा लगभग एंध गया। बड़े भाई, मैं बात करूंगा। मैं बात करता हूं। मैं सब कुछ बता दूंगा। चश्मा पहने हुए व्यक्ति को विहान की क्रूरता का एहसास हो गया और वह अपनी जान के लिए डरने लगा। चीजों की भव्य योजना में अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या था? ये हुआचेन फिल्म और टेलीविजन मीडिया कंपनी के बॉस थे जिन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि हुआबुकी बहुत लोकप्रिय हो रही थी, इसलिए वह मेरे द्वारा एक घोटाला बनाकर उसे दबाना चाहता था। चश्मा पहनने वाला आदमी अब विहान की धमकी के तहत चुप नहीं रह सका क्योंकि उसके पास विरोध करने का कोई दिल नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि आपको उसके द्वारा उकसाया गया था? हाँ, उसने मुझे हुआबुकी के हस्ताक्षर समारोह में परेशानी पैदा करने, उसका फायदा उठाने और उसे मौके पर ही अपना आपा खोने पर मजबूर करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया था। मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं तो बस किसी और के आदेशों का पालन कर रहा था। मैं विवरण के बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हूँ। चश्माधारी व्यक्ति सच कह रहा था, लेकिन यदि हुआचेन फिल्म एवं टेलीविजन मीडिया कंपनी का बॉस मूर्ख भी होता तो वह ऐसी कम बुद्धि वाली योजना नहीं बनाता। क्या मीडिया कंपनी का बॉस बनने के योग्य कोई व्यक्ति केवल ऐसी तुच्छ चालें ही अपना सकता है? क्या मजाक है? उनके द्वारा बिछाया गया जाल इससे भी बड़ा होगा। दरार, हड्डियों के टूटने की एक और आवाज सुनाई दी, जिससे चश्मा पहने हुए व्यक्ति दर्द से चीखने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसी स्थिति थी? चाहे वह बोले या चुप रहे, चश्मा पहने उस आदमी के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि कल क्या करना है ना? लिन ज़िफेग ने व्यंग्य किया। बड़े भाई, आप जो भी कहेंगे वही होगा, आपका वचन ही कानून है। चश्मा पहने आदमी के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उसका जीवन अब किसी और के हाथों में था। अच्छा, हुआबुकी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पर निशाना साधना है ना? मैं आपके निर्देशानुसार कार्य करूंगा, बड़े भाई। जैसे ही विहान ने अपनी चोट को पकड़ा, चश्मा पहने हुए आदमी का पसीना बारिश की तरह टपकने लगा और वह दांत पीसते हुए सहमति के शब्द बोलने लगा। यह अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कांस्य मुखौटे वाले रहस्यमय व्यक्ति को अधिक सहज होते तथा उसकी पकड़ ढीली होते देख चश्मा पहने व्यक्ति ने राहत की सांस ली। लेकिन कौन सोच सकता था कि विहान अचानक अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर लेगा। इस बार दर्द इतना तीव्र था कि चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने पीड़ा से अपनी आंखें लगभग उलट ली। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके जीवन का सबसे कष्टदायक क्षण था और उसका चेहरा विकृत हो गया था। खासकर इसलिए क्योंकि विहान की पकड़ बिल्कुल उसके दाहिने हाथ पर थी। आखिरकार हाथ भी मांस ही है और इसमें दर्द निश्चित रूप से उंगलियों के दर्द से कम तीव्र नहीं होता। धत्तेरी की, उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सब सहना पड़ा? वह सहमत हो गया और उसने सब कुछ ईमानदारी से कबूल कर लिया। फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अपने दिमाग में लाखों क्यों के बावजूद चश्मा पहने हुए आदमी को केवल अपने टूटे हुए दांत ही निगलने को मिले। अच्छी तरह आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। अगर कल आप जो कहेंगे उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि क्या होगा। विहान ने काले दस्ताने वाले हाथ से चश्मे वाले आदमी के पीले गाल को थपथपाते हुए कहा, जिससे डर पैदा हुआ और उसने दर्द को एक मजबूर कड़वी मुस्कान के साथ सहन किया। आप कौन हैं? जैसे ही लिन ज़िफेग उठकर जाने वाला था, अचानक अस्पताल के कमरे के दरवाजे के बाहर से एक तीखी आवाज आई। नर्स की वर्दी पहने एक नाजुक और सुंदर महिला दवाइयों की ट्रे पकड़े हुए दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। चश्मा पहने आदमी ने तेजी से सांस खींची। उसके रोने पर सौभाग्य से विहान के लिए उसकी सुंदरता और आकर्षक उपस्थिति के बावजूद वह केवल थोड़ा हिचकिचाया। आखिरकार हुआक्सिया में ऐसी कामुक नर्स वर्दी देखना दुर्लभ था, बहुत ही कामुक। यदि लोग डॉक्टर को देखने नहीं आ रहे थे तो वे नर्सों को देखने आ रहे थे। रुकना, आप वास्तव में कौन हैं? तुम उसे कैसे मार सकते हो?
चश्मा पहने उस आदमी को मौत के कगार पर देखकर सेक्सी नजाक बबूला हो गई। इससे ठीक पहले उसे उसके सहकर्मी ने बताया कि वहां एक विकृत रोगी है जो उपचार लेने से इनकार कर रहा है, जिसके कारण उसे वहां शिफ्ट संभालनी पड़ी, और कमरे में प्रवेश करते ही उसने जो पहली चीज देखी वह थी वहां खड़ा एक रहस्यमय आदमी। कोई प्रॉब्लम है क्या? विहान ने अपना सिर घुमाया। उसकी आवाज भारी और स्वर गंभीर था, मानो वह एक बूढ़ा आदमी हो, फिर भी उसकी मुद्रा और शरीर में कमजोरी या बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। विहान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बाहर चला गया। सेक्सी नर्स को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वह सोच रही थी कि वह एक खूबसूरत महिला है और इस अजनबी आदमी से बात कर रही है और वह उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। और उसने अस्पताल में किसी को घायल कर दिया था। क्या वह ऐसे ही चले जाने की योजना बना रहा था? बिना एक शब्द कहे नर्स अपनी एड़ियों को टकराते हुए विहान का रास्ता रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। 59 अध्याय 59 छोटी नज 59 अध्याय 59 छोटी नज अपनी ऊंची एड़ी के जूते की तेज एड़ी के कारण नज ने जल्दी से विहान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ के एक झटके से उसे गिरा दिया गया। वह अचानक लड़खड़ाई, उसका टखना फिसल गया और फिर उसका सुंदर शरीर सुरुचिपूर्ण ढंग से जमीन की ओर खिसक गया। तुरंत ही नज लगभग चीख पड़ी, ये सोचकर कि जब उसने इतने सुंदर और फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे तो इस तरह से गिरना कितना शर्मनाक होगा। वह निश्चित रूप से सभी के लिए हंसी का पात्र बन जाएगी। विहान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे एक व्यापक इशारे के साथ अपनी बाहों में उठा लिया। क्या आप ठीक हो? ये देखकर कि आकर्षक नज अब सुरक्षित थी, लिन ज़िफेग ने जल्दी से उसे खड़ा होने में मदद की। उसका स्वर शांत था। ओह, मैं ठीक हूँ। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि विहान पहले ही खिड़की पर कूद चुका था और फिर उसने छलांग लगा दी। वह 5वीं मंजिल से खिड़की से बाहर कूद गया। नहीं। नस पूरी तरह से स्तब्ध थी, उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन विहान की भूतिया आकृति पहले ही रात में गायब हो चुकी थी। 5वीं मंजिल से ऊंचाई देखकर नस पूरी तरह से चौंक गई। क्या वह मनुष्य भी है? ये 5वीं मंजिल है। यदि वह इस तरह गिर गया तो क्या वह टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा? यहाँ तक कि वह घटिया आदमी भी हक्का बक्का रह गया, उसकी गर्दन ऐसे खींच गई जैसे वह गहरे सदमे में हो। यह कोई मजाक नहीं था, ये 5वीं मंजिल थी। जब सेक्सी नज ने उसकी ओर देखा तो वह व्यक्ति तेजी से 180 डिग्री घूम गया और चापलूस की तरह व्यवहार करने लगा। आउच! नज, अब यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, क्या मैं मर जाऊंगा? ये कहते हुए इस कमीने ने अपनी आंखें घुमानी शुरू कर दी और बिस्तर पर गिर पड़ा। नज ने उसे भयंकर रूप से घूरा और अपने कामुक कूल्हों को मटकाते हुए चली गई। कहाँ दर्द हो रहा है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे छूऊं? मालिश कैसी रहेगी? पानी की तरह कोमल नज अपनी नर्म, धीमी आवाज के साथ उस घटिया आदमी के पास पहुंची। उस सुंदर, अनूठे तरबूज के बीज जैसे चेहरे को देखकर वह घटिया आदमी बहुत पहले ही अपने शारीरिक दर्द के बारे में सब कुछ भूल चुका था। हाँ, अब यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है, खासकर मेरे दाहिने हाथ में। मैं पेशाब करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी पैंट नहीं खोल सकता। कर सकना? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस घटिया आदमी की आंखें मोह से चमक रही थीं। उसने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि नस का चेहरा अचानक ठंडा पड़ जाएगा। सफेद दस्ताने पहने उसके हाथ ने उस घटिया आदमी की बांह पर बुरी तरह से चुटकी काटी। आउच! दर्द के कारण वह घटिया आदमी तुरंत ही अपनी मां के लिए रोने लगा, खासकर तब जब उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या यह अच्छा लग रहा है? नज ने बेरहमी से पूछा, उसकी उंगलियां लगभग उसकी बांह को कुचल रही थीं। घटिया पुरुषों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे सहकर्मी ने पहले कहा था कि वह एक विकृत व्यक्ति है। वास्तव में यह आदमी एक क्लासिक विकृत है। दर्द, दर्द, दर्द। उस दयनीय निकम्मे आदमी को यह नहीं मालूम था कि उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सब सहना पड़ा। उसका दाहिना हाथ, जिसने विहान के पिछले हिस्से को छुआ था, पहले विहान द्वारा बुरी तरह से मारा गया था और अभी अभी कांस्य मुखौटे वाले आदमी द्वारा लगभग कुचल दिया गया था। रात्रि का आकाश अंधकार में था, क्षितिज पर बादल छाए हुए थे, आकाश के बीच बादलों की परतें राक्षसी कीवी की तरह घूम रही थीं, अंधकार में और प्रबल। अब आधी रात हो चुकी थी। घने अंधेरे वाली सड़क पर मुश्किल से ही कोई मानव आकृति दिखाई दे रही थी, केवल कभी कभार कुछ कारें तेज गति से गुजरती दिख रही थीं।
सुबह की ओस की बूंदें विहान के तराशे हुए गालों पर गिर रही थीं। विहान ने काले रंग के तंग कपड़े पहने हुए थे, उनका चेहरा कांस्य राक्षसी मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था, उनकी आंखें ठंडी और तेज थीं। हल्की हवा के झोंके के नीचे उसका काला वस्त्र ऐसे लहरा रहा था मानो प्राचीन काल का कोई युद्ध देवता वापस आ गया हो। ये पोशाक विहान ने 5 साल पहले वियतनाम में हासिल की थी। उस समय जब वह संगठन के लिए एक मिशन पर थे, लिन ज़िफेग हमेशा ये सूट पहनते थे। चून की प्रत्येक हत्या के बाद सूट खून से सराबोर हो जाता था, जो रात में छिपकर चलने के लिए अनुकूल नहीं होता, इसलिए काले रंग ने इसकी पूरी तरह से भरपाई कर दी, जिससे रात के आकाश के नीचे खून के धब्बों को पहचानना मुश्किल हो गया, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसकी तरह रात में काम करता हो। चेहरे पर बने इस मुखौटे की उत्पत्ति और भी रहस्यमय थी। ये दक्षिण अफ्रीका की एक बहुत पुरानी जनजाति से आया था। मूलतः एक मिशन के दौरान जब विमान के दाहिने पंख पर हमला हुआ और वह लगभग मृत्यु के अनुभव से बच गए, तो संयोगवश उनका विमान अफ्रीकी रेगिस्तान के सवाना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 60 अध्याय 60 आतंकवाद विरोधी युद्ध क्षेत्र 60 अध्याय 60 आतंकवाद विरोधी युद्ध क्षेत्र सुबह के लगभग 2 बजे हुआचेन फिल्म और टेलीविजन मीडिया के बॉस झांग चाओनियन एक सुअर की तरह चिल्ला रहे थे। यहां तक कि विला में मौजूद अंगरक्षकों को भी बुरी तरह पीटा गया और पीड़ित झांग चाओनियन का पूरा मोटा सुअर जैसा चेहरा लगभग विकृत कर दिया गया। ये सचमुच क्रूर था। अगर विहान ने दया नहीं दिखाई होती तो शायद अगले दिन उसकी अपनी मां भी उसे पहचान नहीं पाती। और कमरे में मौजूद महिला इतनी डरी हुई थी कि वह बिस्तर के सिरहाने सिमट गई, नग्न अवस्था में और एक डरी हुई लड़की की तरह कांप रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सुंदरता का फायदा उठाया गया होगा, अन्यथा इतनी सुंदर स्त्री इस मोटे सुअर को कैसे पसंद कर सकती थी। सब कुछ निपटाने के बाद लिन ज़िफेग ने देर नहीं की। जैसे ही भोर होने वाली थी, विहान तेजी से आगे बढ़े और विला के अंदर बिना किसी निशान के गायब हो गए। अगली ही सुबह झांग चाओनियन ने उस घटिया आदमी सहित तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ईमानदारी से अपनी सारी योजना का खुलासा किया, लेकिन पत्रकारों ने देखा कि दोनों व्यक्ति तनाव में थे। इसके अलावा हुआचेन फिल्म और टेलीविजन मीडिया के मालिक झांग चाओनियन का मोटा चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था। जब पत्रकारों ने उनसे अधिक जानकारी मांगी तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, केवल इतना स्वीकार किया कि हुआ बुकी के हस्ताक्षर समारोह में उन्होंने ही घटना की योजना बनाई थी और इसलिए अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन पत्रकारों को संदेह बना रहा। लेकिन चूंकि उस आदमी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, तो उन्हें उस पर संदेह करने का क्या अधिकार था। और जब खबर देने के लिए कुछ था तो मनोरंजन जगत के दिग्गजों को नाराज करने की क्या जरूरत थी। क्या ये मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं था। जहां तक अंगरक्षक द्वारा लोगों को घायल करने की बात है, तो उस घटिया आदमी के पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यह सब झांग चाओनियन के आदेश पर किया गया था और उसने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को आपराधिक रूप से हिरासत में ले लिया। सबसे अधिक प्रसन्न हुआ बुकी और उनकी एजेंट मेंग यूजिंग। चून की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और यह किसी की क्रूर शरारत थी, इसलिए उनकी सभी नकारात्मक खबरें पूरी तरह से वापस ले ली गईं। मेंग यूजिंग मनोरंजन जगत में एक पुराना नाम था। अगली सुबह उन्होंने तुरंत विहान और हुआ बुकी के साथ हुई घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, न्याय की मांग की और हुआचेन फिल्म और टेलीविजन मीडिया के प्रमुख से भावनात्मक कष्ट के लिए उन्हें 3 मिलियन का मुआवजा देने की मांग की। हालांकि उनके सार्वजनिक बयान से भी अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला था कांस्य नकाबपोश आदमी। ऑर्थोपेडिक अस्पताल में स्पष्टीकरण देते समय नर्सों और महिला स्टार, जिसका झांग चाओनियन ने फायदा उठाया था, ने कांस्य नकाबपोश आदमी के निशानों के बारे में स्पष्ट बातें की। लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में केवल कुछ संकेत दिए और पापराजी द्वारा लगातार पूछताछ के तहत, जिसमें वह घटिया आदमी झांग चाओनियन, झांग के घर के अंगरक्षक, महिला स्टार और नर्सें शामिल थीं, सभी ने संकेत दिया कि यह घटना कांस्य मुखौटा वाले एक रहस्यमय आदमी से संबंधित थी। कई विवरणों के अनुसार हुआ बुकी के साथ हुई घटना में रहस्यमय कांस्य नकाबपोश व्यक्ति ने पर्दे के पीछे से काफी हद तक मदद की थी। परिणामस्वरूप मीडिया ने हुआ बुकी से इस बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया कि कांस्य नकाबपोश आदमी के साथ उसका क्या संबंध है। इस बीच विहान ने आंतरिक रूप से निराशा व्यक्त की, क्योंकि वह कम प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी नई प्रसिद्धि आसमान छू लेगी। छोटी मिस हुआ बुकी को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई व्यक्ति भी अस्तित्व में है। आखिर वह कौन था।
हालांकि मीडिया के प्रचार के कारण कांस्य नकाबपोश व्यक्ति की रिपोर्टों में बहुत प्रशंसा की गई और कुछ बेईमान समाचार पत्रों ने अपने प्रभाव के लिए उसकी उज्जवल छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया तथा उसे उद्धारकर्ता, न्याय का अवतार और दुष्टों के लिए संकट के रूप में प्रस्तुत किया। वह व्यक्ति लगभग घरेलू नामों जितना ही प्रसिद्ध था। इसके अलावा कुछ अज्ञानी युवा लड़कियां तो कांस्य नकाबपोश आदमी को अपने भावी जीवनसाथी के लिए मानक के रूप में देखने लगीं। यहाँ तक कि साथ रहने वाले अनुप्रीटा, हुआ बुकी और मेंग यूजिन भी कांस्य नकाबपोश आदमी को अपना आदर्श मानते थे। इस संसार में ऐसे आदमी का मिलना कठिन है। उनके सामने विहान की आलसी आकृति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कांस्य नकाबपोश आदमी से बिल्कुल अलग है। एक अंगरक्षक, इस आदमी ने वेतन मांगने की भी हिम्मत की और उसने एक मोटी रकम की मांग की। छोटी सी लड़की ने हताशा में अपना पैर पटका। घर वापस आकर हुआ बुकी ने कांस्य नकाबपोश आदमी का एक पोस्टर दिखाया जिसे उसने दिन में खरीदा था। बिल्कुल, ये कुछ बेईमान प्रकाशकों द्वारा गढ़ी गई छवि थी। चित्र में दिख रहा व्यक्ति कुलीन और ईमानदार दिख रहा था। उसकी आभा बहुत तेज थी और उसका चेहरा एक प्राचीन कांस्य मुखौटे से ढका हुआ था। ये सब नर्सों की कल्पना पर आधारित था। बहुत खूब, यह आदमी बहुत सुंदर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह वास्तव में मेरी मदद करेगा। ये सचमुच उत्साहवर्धक है। छोटी बच्ची हुआ बुकी एक पोस्टर पकड़े हुए थी। उसकी प्यारी मनमोहक आंखें पतली पतली दरारों में सिकुड़ी हुई थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा रहस्यमय आदमी वास्तव में उसकी मदद के लिए आएगा, और वह भी सुपरहीरो जैसी छवि में। बहुत बढ़िया, बस शानदार। यदि वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल पाती तो ये सचमुच एक सपना सच हो जाता। तुम्हारी तरफ देखो, तुम बहुत घमंडी हो। क्या वह सचमुच इतना सुंदर है? इसके अलावा उसने मुखौटा पहन रखा है क्योंकि हम जानते हैं कि उसका चेहरा बदसूरत हो सकता है। वह शायद मुझसे भी कम सुंदर होगा। विहान सिगरेट पीते हुए बेपरवाही से हुआ बुकी के पास गया। उसने पहले तो उस छोटी लड़की की ओर उसके मोहित भाव से देखा, फिर चिढ़ाते हुए कहा, शायद वह लड़का बदसूरत है और इसीलिए उसने मुखौटा पहना है। इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? अपने काम से काम रखो। बीस्ट, जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ। हुआ बुकी ने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसकी आवाज ऐसी थी मानो वह किसी नौकर को आदेश दे रही हो। हुआ, मैं सिर्फ आपका अस्थायी अंगरक्षक हूँ, नौकर नहीं। आप इस छोटे से काम को स्वयं ही संभाल सकते हैं। अंगरक्षक, क्या ये सिर्फ एक नानी नहीं है? क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें बस थोड़ा ज्यादा पैसे दे दूंगा। हुआ बुकी उत्साह से पोस्टर को देखता रहा। तो आप मुझे कितना भुगतान करने की योजना बना रहे हैं? आजकल बाजार में नैनी की दरें काफी ऊंची हैं, खासकर मेरे जैसे हरफनमौला बॉडीगार्ड के लिए। वे बहुत दुर्लभ हैं। आप पैसे के प्रति इतने आसक्त क्यों हैं? ठीक है, मैं सिस्टम में से आपके मासिक भुगतान में अतिरिक्त 20,000 जोड़ने के लिए कहूंगा। 20,000? विहान के चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। यह अंगरक्षक का काम निश्चित रूप से सार्थक था। यह एक सुरक्षा गार्ड के मात्र 3,000 रुपये के मासिक वेतन से कहीं अधिक था। विहान को हकलाते हुए देखकर छोटी लड़की ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, ये सोचकर कि वह कितना अविश्वसनीय रूप से दिखावा कर रहा था। उसकी आदर्श से तुलना करने पर वह बिल्कुल अलग था, यहाँ तक कि छाया के बराबर भी समानता नहीं थी। 20,000 से काम नहीं चलेगा, तो फिर इसे 30,000 कर दो। 30,000? विहान फिर से आश्चर्य से हौंफने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये भगवान पैसे को ऐसे जला रहे हो जैसे वह कागज हो। पैसे को बहुत हल्के में लेना। 30,000 रुपये उसके सुरक्षा गार्ड के 1 साल के वेतन के लिए पर्याप्त थे। मितव्ययिता के बावजूद भी उसे बचत में इतनी अधिक वृद्धि नहीं दिखती। अभी भी पर्याप्त नहीं। हुआ बुकी को और अधिक यकीन हो गया कि यह आदमी न केवल अपमानजनक था, बल्कि अविश्वसनीय रूप से लालची भी था। उसने 30,000 की पेशकश की थी। क्या यह अभी भी संतोषजनक नहीं था? पर्याप्त? ये पर्याप्त कैसे नहीं हो सकता? और अरे, अगर आप थोड़ा अतिरिक्त डाल दें तो यह और भी बेहतर होगा, विहान ने कहा, उसका चेहरा खुश करने के लिए उत्सुक था। आप स्वयं को जितना नीचे रखेंगे, दूसरे लोग आपका उतना ही कम सम्मान करेंगे। यदि आप स्वयं का सम्मान नहीं करते तो कोई और आपका सम्मान कैसे कर सकता है? हुआ बुकी ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उसके हृदय में पुरुष देवता से अंतर केवल थोड़ा सा ही नहीं था। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो?
जाओ और इस अपराजय युवा लड़की के लिए कॉफी ले आओ और बाद में तुम मेरे साथ कुछ वीडियो गेम खेल सकते हो। क्या खेलें? वीडियो गेम खेलें? वाह, ये थोड़ा मुश्किल है। क्या आप तैयार नहीं हैं? अकेले खेलना बोरिंग है, इसलिए चलो साथ मिलकर वीडियो गेम खेलें।